नमस्ते साथियों। आज़ादी के लिए हमारे महापुरुषों ने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपने जान का बलिदान देके फांसी पर हंसते हुए फांसी को चूम के चढ़ गए और हमें आज़ादी दिलाई। और आज़ादी के लिए आज हम इतने आसानी से जो जीवन यापन कर रहे हैं, उसके पीछे उनका जो बलिदान है वो कभी व्यथा मत जाने दीजिए। उनके आदर्शों को अपने दिल में समाइए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का। तो आज के क्लास में इतिहास में हम लोग खिलजी वंश देखेंगे। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उनके सारे वंशों के राजाओं को देखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस राजा अलाउद्दीन खिलजी हुआ। तो आइए देखते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 तक इसने शासन किया, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। और जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए सर ए जहांदार शाही संरक्षक के अंक के पद को ग्रहण किया, जिसे बाद में समाना का गवर्नर बना दिया गया। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 13 जून 1290 द्वारा कैकुवाद द्वारा निर्मित किलूगढ़ी महल में इसका राज्यारोहण हुआ। राजारोहण इसका किलूगढ़ी महल में हुआ और इसने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण कैकुवाद ने उसे दिल्ली बुलाकर शाह इस्ताखा की उपाधि दिया तथा आरिज मामूलिक सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया। उसने सहिष्णु का व्यवहार करने और कड़ी सजाओं को सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों के प्रति सद्भावना की भी प्राप्त की। जलालुद्दीन खिलजी के समय ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों की तरह कुचलवा दिया गया था। उसके पश्चात वह दिल्ली सल्तनत का शासक बना, जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार सामने रखा कि राज्य की शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने उलट दिया। जो भी उसका विरोध करने का प्रयत्न करता हुआ उसे कड़ी सजा देता था। तो आइए अब अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। 1296 से 1316 ईस्वी 20 वर्षों तक इसने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 में हुआ था। उसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन फिरोज का भाई था। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया तथा सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर अपार धन संपत्ति प्राप्त की। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया, जहां वह सुल्तान बनने से पूर्व सूबेदार था। इसका राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में किया गया। भोजों और उत्सवों का आयोजन करना निषिद्ध कर दिया गया था तथा सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी। उसने 19 जुलाई 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं सत्ता अर्जित कर ली। उसने अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता बनाए रखने का माध्यम अपनाया। अलाउद्दीन ने शराब और नशीली पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी। राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए उसने एक गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की। जलालुद्दीन के शासनकाल में इस्लाम कबूल कर 2000 मंगोल दिल्ली के आसपास बसाए गए। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने विरुद्ध षड्यंत्र करने से रोकने के लिए अनेक नियम बनाए। अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार राजस्थान पहला देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के विरुद्ध था, जहां पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। रणथंभौर की ख्याति राजस्थान के सबसे मजबूत किले के रूप में थी, जिसमें अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। सुल्तान ने 3 माह तक किले पर घेरा डाले रखा। राजपूत संघर्ष करते हुए शहीद हुए तथा महिलाओं ने जौहर व्रत किया। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम जौहर व्रत को यहीं देखा था। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। रणथंभौर के बाद यह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज था। अलाउद्दीन ने अत्यधिक निकट से चित्तौड़ पर घेरा डाला।
राजपूतों ने कई महीनों तक सुल्तान का प्रबल प्रतिरोध किया, परंतु अंततः उसने किले पर 1303 में अधिकार कर लिया। चित्तौड़ अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे खिज्र खां के अधीन कर दिया गया एवं उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। उसने दक्कन और दक्षिण भारत मालवा पर सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया तथा उसकी देखरेख के लिए एक सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1306 से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने 2 सैनिक आक्रमणों की योजना बनाई। पहला आक्रमण रायकरण के विरुद्ध था, जो गुजरात से निष्कासित कर दिए जाने के बाद मालवा की सीमा बगलाना पर अधिकार जमाए बैठा था। दूसरे आक्रमण का लक्ष्य देवगिरी का राय रामचंद्र था, जिसका रायकरण की संधि से संबंध था। दूसरे आक्रमण का नियंत्रण अलाउद्दीन ने अपने गुलाम मलिक काफूर को सौंपा, जिसने रायकरण ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसका राज्य वापस कर दिया गया तथा उसे राजसेना के साथ फिर से अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व उसका सेनापति मलिक काफूर ने किया था। उसके पश्चात 1309 से 1311 ईस्वी के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल पर किया गया था। तेलंगाना अभियान में वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। दूसरे आक्रमण के लक्ष्य द्वार समुद्र, माबर, आधुनिक कर्नाटक व मदुरै तमिलनाडु थे। यह पहला अवसर था जब मुसलमानों ने दक्षिण में मदुरै तक पहुंच गई थी। उसके पश्चात वह शासक था जिसने प्रथम बार स्थायी सेना गठित की। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम बार स्थायी सेना गठित किया था। उसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूती प्रदान की तथा सिकंदर एसानी की किताबी धारण की। अलाउद्दीन खिलजी का द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी फोर्ट और जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। मंगोल आक्रमण से सुरक्षित 1304 ईस्वी में दिल्ली में सीरी की राजधानी बनाया तथा किलेबंदी करवाया। अलाउद्दीन का बाजार पर नियंत्रण एवं किसी पर नियंत्रण देखते हैं। उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खाद्यान्नों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरा घोड़ों, गुलामों व पशुओं के लिए। प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जिसे शाहाना अधीक्षक कहा जाता था, जो व्यापारियों की एक पंजिका रखता था तथा दुकानदारों व कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था। विभिन्न खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की कि दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ के से लेकर दिल्ली इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक के प्रदेश में भू राजस्व की अदायगी सीधे राज्य द्वारा की जाएगी। भू राजस्व बढ़ाकर उपज के आधे हिस्से पर निर्धारित कर दिया गया। राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्तखराज नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती इशामी दोनों ने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो व हसम देहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया और वीणा को संशोधित किया था। उसने बर्नी के अनुसार अकाल के समय की भी कीमतों में एक बहुत कम मूल्य का सिक्का, दाम या पाई भी की भी बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। बर्नी ने लिखा है कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। घोड़ों की कीमतों का नियंत्रण सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्व रखता था। अलाउद्दीन ने अच्छी नस्ल के घोड़े की कीमत 100 से 120 टका तय की, जबकि सेना के काम नहीं आने वाले टट्टू की कीमत 22 से 25 टका रखी गई थी। मवेशी और गुलामों की कीमतों का नियमन कड़ाई से किया जाता था। उसके पश्चात उसने उसके समय में घुड़सवार सैनिक को प्रतिवर्ष 238 टके या प्रतिमाह 20 टके दिए जाते थे। भू राजस्व नगद वसूल किए जाने से अलाउद्दीन को अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने में सुविधा हुई। नगद वेतन देने वाला वह इस सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसने प्रथम बार घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा घोड़ों पर मुहर का निशान लगा दिया जाता था। उसके पश्चात अलाउद्दीन सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा कि दोआब क्षेत्र में भू राजस्व का निर्धारण खेती के लिए प्रयोग की जा रही भूमि की पैमाइश के आधार पर किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया था।
अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर, घरही और चराई यानी चरही कर लगाया था। बरनी के अनुसार खूत और मुकद्दम जिन जरपोश से सजे घोड़ों पर अब वे नहीं चढ़ सकते थे और न ही पान की गिलौरियां चबा सकते थे। वे इतने गरीब हो गए कि उनकी पालियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था। उनकी पत्नियों को मुसलमान के घर जाकर काम करना पड़ता था। अलाउद्दीन की बाजार नियमन की नीति उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। उसके बाद शासक बना मुबारक शाह खिलजी। 1313 से 1320 ईस्वी बरनी के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आता था। खुसरो शाह हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम था। 1320 ईस्वी में खुसरो द्वारा मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई। खुसरो शाह के नाम से शासक बना। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके शत्रुओं के ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। तुगलक वंश खिलजी वंश की समाप्ति के बाद 1320 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश चला। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक ने की थी। दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। दिल्ली पर शासन करने वाला तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक ही था। तो साथियों, आज हमने तुगलक वंश देख लिया। तुगलक वंश के स्थापना के बारे में कल हम लोग पूरे तुगलक वंश को देखेंगे। और खिलजी वंश में खिलजी के बारे में जो बातें याद रखने योग्य हैं कि उसने खुद मुकद्दम चलवाया, उसने पहली बार स्थायी सेना रखने की घोषणा की और उसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली अपनाई और उसने कैंटीन भी चलवाया। और अकाल के समय खिलजी कभी भी अपने नागरिकों को महंगाई की मार नहीं झेलने देता था। वह उन पर नियंत्रण रखता था जिससे कि दाम न बढ़े। तो साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के इन नीतियों के कारण भी अब आज के विद्वानों के विषय में इतिहासकारों को के लिए यह बहुत ही दुविधा का विषय है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर शासक था या एक उदारवादी शासक था। साथियों, आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।